हेलो गाइस। तो आज जाइए सभी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो लास्ट होगी। बीए थर्ड सेमेस्टर एजुकेशन शिक्षा शास्त्र का वीडियो है यह। इसका पीडीएफ हमने टेलीग्राम में अपलोड कर दिया है, जाकर डाउनलोड करके पढ़िए। आपका एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाला है और मैंने एग्ज़ाम का टाइम टेबल भी सेंड कर दिया है टेलीग्राम में, जाकर उनको देखिए। तो हमने क्वेश्चन नंबर, इसमें केवल दीर्घ प्रश्न हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 18 तक कराया था। उसके आगे डीबी के शिक्षा के उद्देश्य पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधि संबंधी विचारों की विवेचना कीजिए। तो शिक्षा के उद्देश्य यहाँ पर दिया गया है डीबी के अनुसार। डीबी के अनुसार शिक्षा के निश्चित और अंतिम उद्देश्य डीबी को मान्य नहीं है। उनका कहना है कि शिक्षा के उद्देश्य नहीं होते, उद्देश्य केवल व्यक्तियों के होते हैं और व्यक्तियों के उद्देश्य बहुत अधिक भिन्न होते हैं। ये विभिन्न बालकों के लिए विभिन्न भिन्न होते हैं। जैसे बालक बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे उनका उद्देश्य भी अलग अलग भिन्न भिन्न होता चला जाता है। अब इसका प्रश्न यहाँ पर, चलिए इसका पूरा प्रश्न का उत्तर आप देखिएगा। यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं, उनके बारे में हम बताते हैं। तो अतएव डीबी ने भी शिक्षा के उद्देश्य बताए हैं। कौन कौन से? पहला उद्देश्य अनुभवों का पुनः निर्माण डीबी के अनुसार। दूसरा मन का विकास। तीसरा आत्मानुभूति। चौथा सामाजिक कुशलता। यही सब हैं डीबी शिक्षा के उद्देश्य, उन्होंने अपने मत बताए हैं। इसके अंतर्गत यहाँ पर मनुष्य में निम्नलिखित क्षमताओं या योग्यताओं की अपेक्षा की गई है। पहला उत्तम स्वास्थ्य। दूसरा समाज संचालन के नियमों का पूर्ण ज्ञान। तीसरा कुशल गृहस्थ। और चौथा व्यावसायिक कुशलता। पांचवा नागरिकता। छठवां अवकाश के समय का सदुपयोग। सातवां नैतिकता एवं धार्मिक दृष्टिकोण की उपयुक्तता। चलिए आगे प्रश्न का उत्तर, यानी उसी का उत्तर दिया गया है, आपको देखना है। तो यहाँ पर चलिए फिर डीबी के पाठ्यक्रम के संगठन के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। यानी डीबी का जो पाठ्यक्रम है उनके संगठन के लिए निम्नलिखित सिद्धांत बताए गए हैं। तो पहला सिद्धांत है सामाजिक अनुभव का सिद्धांत। दूसरा है रुचि का सिद्धांत। तीसरा है शैक्षिक अनुभवों तथा समस्याओं से पूर्ण ज्ञान की प्रगतिशील व्यवस्था का सिद्धांत। आगे हमारा दिया है चौथा है दैनिक जीवन के उपयोग का सिद्धांत। पांचवा है समन्वय का सिद्धांत। छठवां है क्रियाशीलता का सिद्धांत। आगे देखते हैं सातवां प्रश्न, यानी सातवां दिया गया है हमारा लचीलेपन एवं भिन्नता का सिद्धांत। आठवां उपयोगिता का सिद्धांत। नौवां नहीं दिया गया है। हाँ, अब उनके शिक्षण की विधियां दी गई हैं। तो डीबी ने निम्नलिखित विधियों का समर्थन किया है। शिक्षण की विधियां, डीबी के अनुसार शिक्षण की विधियां। तो पहली विधि कौन सी है? क्रिया द्वारा शिक्षा। दूसरा है स्वानुभव द्वारा शिक्षा। तीसरा है खेल द्वारा शिक्षा। चौथा है सहसंबंध विधि द्वारा शिक्षा। उद्योग केंद्रित विधि द्वारा शिक्षा। निरीक्षण तथा उपयोग विधि द्वारा अब आगे का प्रश्न हमारा आता है भारतीय समाज सांस्कृतिक बहु समाज है, विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर दिया गया है। इस उत्तर का थोड़ा सा देख लीजिएगा आप। यहाँ पर थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। वस्तुतः किसी भी समाज व सामाजिक संगठन का आधार उसकी संस्कृति होती है और इसीलिए किसी समाज की संस्कृति की जो भी प्रकृति व विशेषताएं होती हैं वही प्रकृति व विशेषताएं उस समाज की प्रकृति व विशेषताएं होती हैं। ठीक है। अब यहाँ पर भारतीय संस्कृति में विविधता यहाँ पर दिया गया है। तो अति प्राचीन काल से ही भारत एक उपमहाद्वीप होने के कारण एक विभिन्नताओं का देश रहा है। आगे हम भारतीय संस्कृति व समाज में पाई जाने वाली भिन्नताओं पर अलग अलग प्रकाश डाल सकते हैं, यानी अलग अलग बातों पर विचार कर सकते हैं। तो पहला हमारा है निजातकीय भिन्नताएं। फिर इसके आगे हमारा जाता है क्या? निजातकी के बाद यहाँ पर दूसरा आता है हमारा भाषाई भिन्नताएं। भारत एक बहुभाषाई देश है। इस संदर्भ में हुए सर्वेक्षणों से पता चलता है कि भारत में प्रायः लगभग 1652 भाषाएं एवं बोलियां पाई जाती हैं। यहाँ के प्रत्येक भौगोलिक व क्षेत्र व उपक्षेत्र की अपनी एक भाषा या बोली होती है। जहाँ जितनी भाषाएं बोली जाती हैं उनके आधार पर उन्हें निम्नलिखित 4 भाषाई परिवारों में बांटा गया। कौन कौन से? इंडो आर्यन भाषा, दूसरा है द्रविड़ परिवार, तीसरा है ऑस्ट्रिका भाषा परिवार, चौथा है चीनी तिब्बती परिवार। इन 4 भाषाओं में बांटा गया है।
और इन भाषाओं के 18 प्रमुख भाषाओं को मान्यता दी गई है। पहला हिंदी, दूसरा उर्दू, संस्कृत, चौथा गुजराती, पाँचवा बंगाली, छठवां कन्नड़, सातवां कश्मीरी, आठवां असमिया, सातवां मलयालम, आठवां मराठी, 11वां उड़िया, 12वां पंजाबी, 13वां सिंधी, 14वां तमिल, 15वां तेलुगु, 16वां मणिपुर, 17वां कोंकणी तथा नेपाली। इन भाषाओं में प्रत्येक अपनी अपनी एक लिपि होती है। इसमें हिंदी का प्रमुख स्थान है जो कि 30% जनता बोलती है। हिंदी 30% जनता बोलती है। और तीसरा है धार्मिक भिन्नताएं इनकी, चौथा है जनसंख्यात्मक भिन्नताएं और पांचवा है भौगोलिक भिन्नताएं, छठवां है क्षेत्रीय भिन्नताएं, सातवां है प्रजातंत्रीय भिन्नताएं और क्या है डीबी के अनुसार शिक्षण की भिन्नताएं यहाँ पर बता रहा है। तो आठवां यहाँ भिन्नता है जातीय भिन्नताएं, नौवां है वर्गगत भिन्नताएं, 10वां है सांस्कृतिक भिन्नताएं। तो इन सभी को पढ़िएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है वर्ग व्यवस्था क्या है, वर्ग व्यवस्था की भिन्नताओं का वर्णन कीजिए। जाति व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था में क्या अंतर है, यह प्रश्न आता है एग्जाम में, इसको आप तैयार करिए। ठीक है, इसका उत्तर आप देख लीजिए, इस PDF यानी इसका हम PDF दे देंगे, आप पढ़िएगा जरूर। यहाँ पर वर्ग भिन्नताएं, वर्ग व्यवस्था की विशेषताएं दिए गए। तो पहली विशेषता क्या है हमारा, मुक्त द्वार, दूसरा है वर्ग चेतनता, तीसरा सीमित सामाजिक संबंध, चौथा ऊंच नीच की भावना, पांचवा जन्म का महत्व नहीं, छठवां स्थिरता का अभाव। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है भी विद्यालय एक सामाजिक व्यवस्था है, इस पर एक निबंध लिखना है, या तो फिर विद्यालय को एक उप सामाजिक व्यवस्था मानने के क्या कारण है, विवेचना कीजिए। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। देख सकते हैं इसका उत्तर है, आप देखिए। यदि वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, नहीं तो हम PDF दे देंगे, उससे पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यह सब इन्हीं का उत्तर है। विद्यालय को एक उप सामाजिक व्यवस्था मानने के क्या कारण हैं, विद्यालय को एक उप सामाजिक व्यवस्था मानने के क्या कारण हैं, यहाँ पर दिया गया है। तो पहला कारण क्या है हमारा कि विद्यालय सामाजिक संस्कृति के अनुरूप शिक्षा प्रदान करते हैं, सामाजिक संस्कृति के अनुरूप। दूसरा हमारा क्या कारण है, विद्यालय सामाजिक आदर्शों, मूल्यों और मान्यताओं के अनुरूप शिक्षा प्रदान करता है। तीसरा कारण क्या है यहाँ पर दिया गया है, विद्यालय सामाजिक समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न करते हैं। चौथा कारण क्या है, विद्यालय सामाजिक आदर्शों और परंपराओं में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता के संबंध को स्पष्ट कीजिए और बताइए कि शिक्षा सामाजिक गतिशीलता को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो शिक्षा सामाजिक गतिशीलता का एक अत्यंत प्रभावशाली कारक है। शिक्षा व्यक्ति को उसकी योग्यता, क्षमता और प्रकृति के अनुसार सामाजिक पद तथा स्थिति प्राप्त करने के योग्य बनाती है। इसके आगे आप इसका उत्तर लिखेंगे। हम वीडियो को थोड़ा यहाँ पर दिखा देते हैं, आपको देख सकते हैं, उसी का उत्तर है, आगे का है। हम आपको बस हेडिंग और उत्तर का थोड़ा सा 2-4 लाइन बताएंगे, उसके बाद आप ही को कुल सब करना है। पूरा पढ़ाने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है कि भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको तैयार करिएगा जरूर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। तो भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, तो यहाँ पर दिया गया है, पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पाँचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब यहाँ पर हमारा समानता, पहला हमारा समानता का अधिकार। संविधान में मौलिक अधिकारों में सबसे पहला स्थान समानता का अधिकार आता है। संविधान का जो मौलिक अधिकार है, सबसे पहले समानता का अधिकार आता है, यानी समानता का अधिकार दिया गया है, जो कि इसके महत्व को दर्शाता है। प्रोफेसर निवासन ने इस अधिकार के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा है। क्या कहा है, आगे देखिए। अब इसके आगे आपको पूरा पढ़ना है। इस अधिकार का उद्देश्य नागरिकों को राज्य द्वारा प्रशासनिक और वैधानिक क्षेत्रों में किए जाने वाले भेदपूर्ण व्यवहार को सुरक्षित करना और सामाजिक असमानता के असंस्कृत रूप को कम करना है। संविधान के 14, 15, 16 और 17वें अनुच्छेदों में समानता संबंधी अधिकारों की व्याख्या निम्न प्रकार से की गई है। संविधान के 14, 15, 16 और 17वें अनुच्छेद में समानता का बात किया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा।
तो यहाँ पर पहला है 14वें, यानी कि कानून के समझ समानता और सामाजिक समानता 15वें में आता है। और राष्ट्रीय सेवाओं के विषय में अवसर की समानता 16वें अनुच्छेद में आता है। अस्पृश्यता का अंत संविधान के 17वें अनुच्छेद में आता है। और उपाधियों का अंत संविधान के 18वें अनुच्छेद में आता है। अब हमारा दूसरा आता है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें 19वें, 20वें, 21वें और 22वें अनुच्छेदों में स्वतंत्रता संबंधी अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, संविधान के दिया है 19वें अनुच्छेद के अनुसार नागरिकों को निम्नलिखित स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है, यहाँ पर इसको देख सकते हैं। संविधान के 20वें अनुच्छेद के अनुसार व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक उसे किसी ऐसे कानून का उल्लंघन न किया हो जो अपराध करने के समय लागू था। अब यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राणों व सांस्कृतिक किसी व्यक्ति के उसके प्राणों व शारीरिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत या 22 के द्वारा बंदी बनाए गए व्यक्ति को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि उससे अपराध के बारे में अथवा बंदी बनाने के कारणों को बतलाए बिना किसी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक समय तक बंदी नहीं बनाए रखा जा सकता है। उसे वकील से परामर्श करने में और अपने बचाव की व्यवस्था करने का अधिकार होगा। यानी यदि आप कोई अपराध किए हैं तो 24 घंटा बस आपको क्या है पुलिस बंद करेगी जेल में, उसके बाद आपको अपने वकील से बात करना होगा। फिर तीसरा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो संविधान के 23वें 24वें में इस अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 23 के अनुसार मनुष्य के क्रय विक्रय तथा बेगार पर रोक लगा दी गई है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। और अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने 14 वर्ष से कम किसी भी बच्चे के किसी कारखाने अथवा अन्य किसी जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। इसके द्वारा बालकों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को रोकना तथा शोषण करने की प्रवृत्ति को समाप्त करना है। अब चौथा आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान के 25वें, 26वें, 27वें और 28वें अनुच्छेदों में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 25 के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार धर्म का पालन और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 26 के द्वारा धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने और उनका संचालन करने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 27 के द्वारा धार्मिक संस्थाओं के लिए चल या अचल संपत्ति अर्जित करने तथा राज्य के कानूनों के अनुसार उसका प्रबंध करने की व्यवस्था प्रदान की गई है। धार्मिक कार्यों के लिए व्यय की जाने वाली धनराशि को कर मुक्त किया गया है। अनुच्छेद 28 के अनुसार सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इन संस्थाओं में विद्यार्थी को किसी भी धर्म विशेष शिक्षा की ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। राज्य का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष राज्य का है, इसलिए उसे धर्म के क्षेत्र में निरपेक्ष कर रहना है, उसका कोई धर्म नहीं है। अब आता है 5वां संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। भारतीय संविधान के 29वें और 30वें अनुच्छेदों में संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो अब इसके आगे आपको पढ़ना है, यहाँ अनुच्छेद 29 में दिया गया है, अनुच्छेद 30 पढ़ना है। तो 6वां हमारा आता है संविधान के उपचारों का अधिकार। और फिर यहाँ पर भारतीय संविधान के 32वीं धारा में मौलिक अधिकार की व्याख्या की गई है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परामर्श देश प्रतिषेध उत्प्रेषण अधिकार परीक्षा। मौलिक अधिकारों का मूल्यांकन यहाँ पर दिया गया है, इसको पढ़िएगा। मौलिक अधिकारों का मूल्यांकन दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर उसका उत्तर दिया गया है, इसको पढ़िएगा। नीचे हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान दिया गया है, नीचे प्रश्न है भारतीय संविधान में दिए गए नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण कीजिए। यह प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा और इसको तैयार कीजिए। तो इसका उत्तर यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व, सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है उत्तर लिख के कि यहाँ का उत्तर क का सी उत्तर है या दूसरे का यानी खंड ख का पहला उत्तर है। फिर उसके बाद हेडिंग आएंगे, फिर उसके बाद लिखना प्रारंभ करेंगे। फिर जो बीच बीच में हेडिंग डालेंगे, हेडिंग यदि जितना अधिक होगा उतना अच्छा नंबर आपको मिलेगा, और अच्छी राइटिंग होगी तो राइटिंग पर भी नंबर देते हैं।
और लास्ट में हमारा दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं उसी प्रश्न का है कि नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण यहाँ पर किया गया है। तो पहला हमारा आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व दिया गया है। दूसरा यहाँ पर नहीं दिया गया है, आगे देखते हैं। हाँ, दूसरा यहाँ पर पहला हमारा आर्थिक संबंधी निर्देशक तत्व था। दूसरा है कृषि, कुटीर उद्योग और ग्राम पंचायत संबंधी निर्देशक तत्व है। तीसरा है स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण संबंधी निर्देशक तत्व। चौथा न्याय, सामाजिक हित और स्मारकों की रक्षा से संबंधित निर्देशक तत्व। पांचवा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित निर्देशक तत्व। आगे हमारा प्रश्न है कि आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका की विवेचना कीजिए, या आर्थिक विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है। 26 नंबर प्रश्न है। तो आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका हेडिंग डालेंगे। फिर यहाँ पर दिया गया है आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका को निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट किया जाता है, यानी निम्नलिखित हेडिंग से स्पष्ट किया जाता है। तो पहला है हमारा राष्ट्रीय योजनाओं की सफलता। दूसरा है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। तीसरा हमारा है उत्पादन में वृद्धि। चौथा है हमारा प्राकृतिक साधनों का सदुपयोग। और लास्ट वाला हमारा है कि कुशल जनशक्ति का निर्माण। और नेक्स्ट है छठवां है रोजगार के अवसरों में वृद्धि। सातवां है उच्च जीवन स्तर। आठवां है सामाजिक व आर्थिक वातावरण का निर्माण। नौवां है पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि। और 10वां है हमारा कि नेतृत्व के गुणों का विकास। और 11वां है गुणात्मक विकास में सहायक। तो यहाँ तक आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न था। और इसके पहले जितने भी BA थर्ड सेमेस्टर एजुकेशन शिक्षा शास्त्र की वीडियो है उसको देखिए, आपका एग्ज़ाम उन्हीं सब में से आएगा, यानी कि जो क्वेश्चन है उन्हीं सब में से क्वेश्चन बनेगा। उनको तैयार करते हैं तो आप एग्ज़ाम आसानी से दे सकते हैं। सभी वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा। और जो भी कोई आप पूछना चाहते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, टेलीग्राम में आप मैसेज कर सकते हैं, हमें पर्सनल भी कर सकते हैं, ग्रुप में भी कर सकते हैं।